एक लड़की कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही होती है। देखने में बेहद खूबसूरत होती है और टैलेंटेड भी होती है। तभी दिल्ली से एक जॉब के लिए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लड़की जो है दिल्ली में इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। जैसे ही लड़की जाती है वह काफ़ी घबराई हुई रहती है, क्योंकि जो जॉब होता है दिल्ली वाला वह काफ़ी अच्छा जॉब होता है, जिसकी सैलरी जो है 1 लाख से भी ज़्यादा की होती है। लड़की जो है वह लाइन में खड़े होकर के इंतज़ार करती है कि कब उसका नंबर आता है। तभी एक चपरासी आता है और कहता है, मैडम आप बैठ जाइए, लाइन काफ़ी लंबी है। लड़की जो है चपरासी के कहने पर एक कैबिन में जाकर के बैठ जाती है, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगती है। तब चपरासी फिर एक बार आता है और कहता है कि मैडम आपको क्या पसंद है, चाय लाऊं या कॉफ़ी? लड़की बोलती है कि ना मुझे चाय चाहिए ना कॉफ़ी चाहिए, और तुम अपना काम करो। चपरासी फिर आता है और कहता है, मैडम मेरा काम है लोगों की सेवा करना, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही हैं और आप जो कहिए मैं बना के लाऊं, इससे आपका स्ट्रेस जो है दूर होगा। लड़की कहती है कि ठीक है, तुम मेरे लिए चाय बना दो, कड़क वाली चाय बनाना, जिससे जो है मुझे कुछ राहत मिल सके। चपरासी जाता है और कड़क वाली चाय बना करके लाता है। लड़की का बारी अभी भी नहीं आया रहता है। लड़की चाय पीने लगती है और जैसे ही चाय ख़त्म होती है, उसके 15 घंटे बाद जो है लड़की अपने आप को एक बिस्तर पे पाती है। शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। हालत ऐसी होती है मानो किसी ने उसके साथ क्या ही कर दिया। अभी जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वह देखती है कि उसी बिस्तर पर सामने ठीक उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी जो है बैठा रहता है। आदमी मुस्कुराता है, लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, हैवानियत की सारी हदें पार करता है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता, वह काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस करती है। वह उठ भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अचानक बुजुर्ग आदमी चला जाता है, फिर एक व्यक्ति आता है, फिर हैवानियत करता है। इसी तरह बारी बारी से करीब 15 लोग आते हैं और लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। लड़की को कुछ समझ नहीं आता, वह होश आने पर चिल्लाती है, लोग मारते हैं, पीटते हैं, उस लड़की को खाना तक नहीं दिया जाता है। यह सिलसिला लड़की के साथ 24 घंटे तक चलता है और आखिरकार जो लड़की होती है वह बेहोश होती थी, चिल्लाती थी और फिर होश आता था, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। दरअसल लड़की की आवाज़ तब सुनाई देती है लोगों को, उस कमरे से बाहर तब निकलती है जब उस लड़की के पास कुछ नहीं बचता। बेहद प्रतिष्ठित मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की की ऐसी दशा होती है जब उसकी गूंज जो है पूरे दिल्ली, पूरे प्रदेश और यहाँ तक कि पूरे इंडिया में सुनाई देती है। जब यह खबर लोगों तक आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ, उसके साथ इस तरह की हरकतें करने वाला कौन था। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और जो आज की सच्ची घटना है वह वास्तव में हैरान कर देने वाली है। यह जो घटना है काफ़ी ज़्यादा सीख देने वाली है और साथ ही साथ इस घटना को सुन करके लोग ज़रूर सबक लेंगे, क्योंकि जो घटना है हमारे समाज की सबसे ज़्यादा निंदनीय घटना है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक थाना है कमला मार्केट, वहाँ का एक रोड जीबी रोड है, जहाँ का कोठा नंबर 68। अचानक से दिल्ली के करोल बाग से एक व्यक्ति जो है फ़ोन करता है कोलकाता, और वह कहता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है फ़ोन पर उससे, कि क्या तुम पूजा को जानते हो? तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और साथ ही पूजा का नाम सुनते ही जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कैसे जानते हो इसको।
जो दिल्ली के करोल बाग से व्यक्ति होता है वह कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ और यह पूजा जो है तुम्हारी बहन है ना। तब व्यक्ति बोलता है हाँ यह मेरी बहन है। तो कहता है जो व्यक्ति दिल्ली के करोल बाग से होता है कि तुम्हारी बहन खतरे में है और मैं फ़ोन से ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, तुम मेरे पास दिल्ली आओ, मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। यह कह कर के व्यक्ति फ़ोन काट देता है। अब जो पूजा का भाई होता है वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वह सबसे पहले फ़ोन रख के घर में बताता है, माँ से कहता है माँ बहन को मैं जा रहा हूँ खोजने और मुझे दिल्ली से फ़ोन आया था। यह कह कर के व्यक्ति तत्काल ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली के करोल बाग में जो है आ जाता है। फिर वह उस व्यक्ति से मिलता है और वह व्यक्ति जो बताता है वह कहता है कि तुम्हारी बहन जो है जीबी रोड पर कोठा नंबर 68 में कैद है। वह ना तो निकल सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है, उसके जान को खतरा है और तुम्हारी बहन ने ही मुझे कहा है कि मेरे भाई के पास फ़ोन करके बता दो। तब जो उसका भाई होता है पूजा का वह कहता है कि चलो मुझे दिखाओ मेरी बहन कहाँ है। तब जो व्यक्ति होता है कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जान को खतरा है और वे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है गुंडे लोग हैं और मुझे मार डालेंगे, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तुम खुद जाओ और अपनी बहन को बचाओ, मेरा काम ख़त्म हुआ। क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे 4-5 बार मेरे पैर पे गिरी थी, मिन्नतें की थी और मुझे वह अच्छी लगी, इसलिए मैं उसकी मदद करने को सोचा, वरना मैं उसकी मदद नहीं करता। जैसे ही भाई ने यह बात सुनी वह कहा ठीक है, तुम्हारा यहाँ तक तुम बताए तुम्हारा शुक्रिया, और भाई वहाँ से चल दिया। वह सोचने लगा आखिरकार मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ। वह डायरेक्ट नहीं जा सकता था, उसे लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले भी ना मिले हों, क्योंकि 2.5 महीने गुजर गए थे और उसकी बहन का खबर नहीं मिल रहा था। भाई खुश था तो बेहद निराश भी था, क्योंकि बहन जिस जगह गई थी वहाँ से लाना दूर दूर तक असंभव दिख रहा था। फिर भाई ने सोचा कि मैं भी ग्राहक बनकर जाऊंगा, जो भी करना पड़े जिस भी तरीके से मैं अपनी बहन को वहाँ से आज़ाद कराऊंगा। फिर जो भाई होता है वह अगले दिन कोठा नंबर 68 पे जाता है। उसे ना तो नींद आई थी पूरी रात और ना ही कुछ खाया था। जैसे ही वहाँ जाता है वहाँ के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे जो है लड़की के साथ कुछ टाइम बिताना है। वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वह बारी बारी से लड़कियों की फ़ोटो दिखाने लगते हैं और जैसे ही एक एक करके भाई फ़ोटो को रिजेक्ट करता है, अब मैनेजर कहते हैं कि जो नई लड़की आई है उसका फ़ोटो दिखाओ। अब जैसे ही भाई उस नई लड़की की फ़ोटो देखता है, चूँकि उसकी बहन पूजा होती है, वह कहता है कि जी मैं इसी लड़की के साथ मिलना चाहता हूँ। तब जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वह कहते हैं कि इस लड़की को कमरे में भेज दो। वहाँ पे जो लोग काम करने वाले होते हैं कहते हैं इस लड़की की डिमांड ज़्यादा है, चूँकि बेहद खूबसूरत पूजा थी, पढ़ी लिखी थी और कुछ टाइम लगेगा। फिर भाई कहता है कि मैं इंतज़ार करूँगा और चाहे जितना टाइम लगे मैं इसी लड़की से मिलूँगा। फिर कुछ वक्त बीतता है, तब जो मैनेजर है कहता है कि यदि तुमने 5 मिनट से भी ज़्यादा टाइम बिताया कमरे में तो डबल जो है तुमको पैसा देना पड़ेगा। जो भाई रहता है कहता है ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसी लड़की से मिलना है। फिर आखिरकार वो वक्त आता है जब लड़की जो है उसकी बहन पूजा होती है, वह कमरे में होती है, एक आदमी बाहर निकलता है। जैसे ही पूजा आती है दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं। पूजा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अपने इमोशन को छुपा करके कुछ ना बोलते हुए वह इंतज़ार करती है कि कब भाई कमरे में आए। फिर भाई अपनी बारी का इंतज़ार जब ख़त्म होता है कमरे में जाता है, कमरा अंदर से बंद होता है और दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। चूँकि वे रो भी नहीं सकते थे क्योंकि बाहर जो है काफ़ी पहरा होता है। धीरे धीरे वे आपस में बातें करने लगते हैं। पहले तो गले मिल के रोते हैं
अब जो है भाई पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी यह दशा किसने की है, तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तभी अभी ज्यों ही पूजा बताना शुरू करती है, बाहर से आवाज़ आती है कि चलो तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है। भाई कहता है कि मैं जो है कितना भी पैसा तुम लोगे मैं दूंगा, लेकिन मुझे अपनी बहन मतलब जो पूजा है उससे बात करनी है। फिर पूजा बताना शुरू करती है। वह कहती है कि मैं कोलकाता में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ज्योत्सना होता है। पूजा और ज्योत्सना कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली जाती है। जब भी टाइम मिलता था दोनों साथ में लंच करती थीं, कॉफ़ी पीती थीं और अपनी अपनी बातें शेयर करती थीं। चूँकि एक रोज़ ज्योत्सना जो है पूजा से मिलती है और कहती है कि मैं बेहद परेशान हूँ। तब वो जो पूजा है कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। ज्योत्सना बताती है कि मुझे दिल्ली में एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया है जिसकी सैलरी 1 लाख है और मैं यहाँ 30 से 40,000 में जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। मैं बेहद परेशान हूँ। तब जो पूजा है वह कहती है कि मैं क्या इसमें इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ, क्या यह जॉब मुझे नहीं मिल सकती। तब ज्योत्सना कहती है कि ठीक है, तुम ही यह जॉब कर लो और मैं जो है कभी परिवार को मना लूँगी, फिर सोचूँगी, वैसे भी मुझे दिक्कत है। अब आखिरकार दिन तय होता है 10 जून 2019 का। 10 जून 2019 को जो है इंटरव्यू होता है पूजा का, उसी दिल्ली के जो है एक कंपनी में, बेहद प्रतिष्ठित कंपनी थी और इंटरव्यू के लिए पूजा जाती है। क्योंकि पूजा परिवार से 8 जून को बता चुकी रहती है कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसे ही जाती है, लाइन में लगती है, वहाँ पे जो ज्योत्सना है वह बताती है कि रमज़ान नाम का एक व्यक्ति है, वह तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वह जैसे ही लाइन में लगती है, चपरासी बोलता है कि मैडम आप बैठ जाइए, बारी का इंतज़ार कीजिए। बारी का इंतज़ार करती है चपरासी, चाय के लिए पूछता है, वह पहले मना करती है, फिर चाय पीती है और चाय पीते ही बेहोश हो जाती है। उसे होटल में ले जाया जाता है, उसके साथ 15 लोग जो है दुष्कर्म करते हैं। 10 से 11 जून के बीच उसकी हालत बदल जाती है। एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की जो बेहद पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, उसे जो है 15 से 20 लोग दुष्कर्म करते हैं। उसकी हालत ऐसी बना देते हैं मानो जो है उसका कोई वजूद ही ना हो। अब जो है उसे दिल्ली के जीबी रोड पर कोठा नंबर 68 में वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है। उसे उस नरक में धकेला जाता है जहाँ से पूजा को उम्मीद नहीं रहती है कि वह कभी बाहर निकलेगी। ना तो उसे बाहर जाने दिया जाता था, ना ही किसी से मिलने दिया जाता था। बेहद परेशान होती थी, लेकिन उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, यहाँ तक कि उत्तेजक गोलियाँ भी दी जाती थीं। क्योंकि वह खूबसूरत थी, उसका डिमांड ज़्यादा था। अचानक वही व्यक्ति दिल्ली के करोल बाग वाला आता है। पूजा उसको तवज्जो देती है, वह उससे अच्छे से पेश आती है। उस व्यक्ति ने 3-4 मुलाकात में ही समझ ली रहती है कि यह जो लड़की है यह बेहद ही असहाय है। वह पूजा जो है बताती है कि तुम मेरे भाई से बता दो। पहले तो मना करता है, लेकिन पूजा पैर पर गिरती है। वह कहती है कि मुझे इस नरक से निकाल दो। व्यक्ति को दया आ जाती है, चूँकि वह भी कोलकाता का ही रहने वाला होता है। वह सोचता है कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। वहाँ से जाता है, उसके भाई को फ़ोन करता है। अब यह सब सुन कर के भाई कहता है, ठीक है बहन, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और तुम्हें यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा, चाहे भले मेरी जान ही क्यों ना जाए। अगले दिन सुबह फिर भाई आता है ग्राहक बन कर के, फिर वेट करता है और बहन से फिर मिलता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं। फिर दोनों मिलकर के योजना बनाते हैं और आखिरकार एक नाम सामने आता है महिला अध्यक्ष का, जिनका नाम स्वाति मालीवाल होता है।
भाई काफ़ी सर्च करता, उसे लगता है कि यही जो हैं इस नरक से बाहर निकालेंगी और कुछ मदद कर देंगी, क्योंकि जो महिला आयोग होती हैं वहाँ जाती रहती थीं और जो लड़कियाँ थीं उनकी ज़रूर कुछ न कुछ मदद किया करती थीं। अब जो भाई होता है वह दिल्ली महिला आयोग में जाता है और वहाँ पर दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन की जो अध्यक्ष होती हैं किरण नेगी, उनसे सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरी बहन जो है जीबी रोड कोठा नंबर 68 में कैद है, वह अपने मर्जी से नहीं आई है, सारी सच्चाई बताता है। फिर जो किरण नेगी होती हैं वह स्वाति मालीवाल को बताती हैं, कहती हैं कि मैंने खुद सारी सच्चाई सुनी है और आप उसकी मदद करें। फिर जो है आखिरकार भाई वहाँ पे जो स्वाति मालीवाल होती हैं वह जो डीसीपी होते हैं मनदीप सिंह रंधावा उनको बताती हैं, सब लोग योजना बनाते हैं और आखिरकार जो है 9 अगस्त 2019 को भाई ग्राहक बनकर तीसरी बार जाता है, वहाँ पे रेड पड़ता है और उस तरह से जो उसकी बहन पूजा होती है उसको जो है उस नरक से बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ जो इस घटना में लिप्त होते हैं उनके खिलाफ जो है FIR 370, 376, 109 और 34 के तहत जो है FIR किया जाता है। साथ ही जितने लोग इस टीम में शामिल होते हैं और जिनकी भी मौजूदगी होती है इस क्राइम में, सबके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाता है। अब जो है जैसे ही यह खबर बाहर आती है लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, आक्रोश आता है और साथ ही साथ उस भाई की काफ़ी तारीफ़ होती है, जो महिला अध्यक्ष होती हैं उनकी भी तारीफ़ होती है, साथ ही जो DCP होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं। मीडिया तक खबर पहुंचती है और देश में ही काफ़ी ज़्यादा इस जो क्राइम की घटना है चर्चा होती है। लोगों के ज़ुबान पे यही रहता है कैसे एक भाई देवदूत बन कर के जीबी रोड से अपनी बहन को छुड़ा लाया। ज़रा सोच के देखिए, यदि वह लड़की नहीं वहाँ से छूटती तो उसकी जीवन कैसे होती और क्या हुआ रहता। खैर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उस लड़की के साथ 2-2.5 महीने जिन लोगों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया। लेकिन एक लड़की अब आज़ाद हो गई और जो इस घटना से हमें सबक है कि किसी पर भी भरोसा बिल्कुल ना करें। तो चलिए इस सच्ची घटना को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।